जैसा कि आपको पता है 2 मई 2022 को पटना में मैंने जन स्वराज अभियान की घोषणा करी थी। उसी के तहत 2 अक्टूबर 2022 से हम लोगों ने एक पदयात्रा पश्चिम चंपारण में भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू किया है। उस यात्रा को करीब करीब अब 2 बरस होने को आ गए हैं। इन 2 वर्षों में बिहार के करीब करीब 60% विधानसभा क्षेत्रों में ये पदयात्रा हम लोगों ने पूरी की है। अभी तक 5300 से ज़्यादा गांवों में हम लोग पैदल चल कर गए, वहाँ रहे, वहाँ की समस्याओं को देखा, समझा और अभी तक के अनुभव के आधार पे जो कुछ 2-3 बातें मैंने बिहार के संदर्भ में देखी समझी हैं, उस पर एक ब्रीफ टिप्पणी करूंगा। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि 2 बरस के इस प्रयास के बाद लोगों ने ये तय किया है कि 2 अक्टूबर को बिहार में ये सारे लोग मिलकर इस अभियान से जुड़े हुए करीब करीब 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को इसको दल में परिवर्तित करेंगे। तो 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज अभियान एक राजनीतिक दल के तौर पर भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जो पदयात्रा मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं वो 2 अक्टूबर के बाद भी वैसे ही जारी रहेगा जैसे पहले किया जा रहा था। प्रशांत के बाद भी इस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। जो 1 करोड़ लोग मिलकर इस दल को बना रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से 2 अक्टूबर को ये तय करेंगे कि इस दल का नाम क्या होगा, इसका संविधान क्या होगा, इस दल के नेता कौन होंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका जो पहले थी अभी पिछले 2 वर्षों में वही भूमिका आगे बनी रहेगी। 2 अक्टूबर के बाद भी मैं पदयात्रा जैसे पहले कर रहा हूँ वैसे ही बिहार के बाकी बचे हिस्सों में करता रहूँगा। आज मुझे गया आने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि पदयात्रा यहाँ पहुँचने में अभी काफ़ी समय है, 6-8 महीना तो जरूर लग सकता है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या में साथी जुड़े हुए हैं, जन स्वराज अभियान का जो संगठन बन रहा है, उन साथियों का ये आग्रह था और खासकर 2 यहाँ पर जो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं उसमें एक इमामगंज में लोगों की ऐसी मांग थी कि आप आइए और आकर हम लोग को यहाँ विकल्प बनाने में मदद कीजिए। उसी संदर्भ में मैं आज गया में आया हूँ। इसका पदयात्रा से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं पदयात्रा करने गया में आऊँगा तो उस समय 1 महीने में गया में रहूँगा और जैसे बाकी के जिलों में 1 महीना 1.5 महीना रह के गांव-गांव पैदल चल के कुछ जिले प्रखंड पंचायतों के लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए हैं, वैसे वही काम गया में भी किया जाएगा। मेरी समझ से 2 बरस में जो हमने जमीन पर देखा, बिहार में सबसे बड़ी समस्या लोगों की नज़र में यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन है। आप ये कहेंगे कि भैया इसके लिए पदयात्रा करने की क्या ज़रूरत है। ये तो सबको मालूम है कि बिहार में बेरोजगारी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन 2 बरस की इस पदयात्रा ने पलायन के जिस स्वरूप और विकरालता का जो मेरा अनुभव हुआ है वो आपको आंकड़ों में नहीं दिखता है। आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है, जमीन पर पदयात्रा के दौरान जब मैं लोगों से मिला हूँ 2 साल, उससे कहीं ज़्यादा स्थिति भयावह है। मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूँ, यही सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ। यहाँ पर पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी के तौर पर भी काम किया है, राजनीतिक तौर पर भी काम किया है। डेटा आंकड़ों को हम लोग थोड़ा बहुत समझ रखने वाले लोग हैं। इसके बावजूद पदयात्रा से पहले जो मेरी समझ बिहार की थी, बिहार की गरीबी बदहाली की जो समझ थी और जो मैंने पदयात्रा के दौरान देखा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसके कुछ मुद्दों पर मैं अभी बात करूंगा। जैसे पलायन जो है, ज़्यादातर लोगों को आंकड़ों के आधार पर, अपनी सामाजिक राजनीतिक समझ के आधार पर लगता है कि पलायन यहाँ के गरीबों की समस्या है। गरीब लोग के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे मजदूरी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। मेरा पदयात्रा के दौरान अनुभव ये रहा कि बिहार का शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो पलायन से अछूता है। फर्क बस इतना है कि गरीब घर के बच्चे बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं और जो मध्यम वर्गीय संभ्रांत परिवार के लड़के हैं वो बाहर पढ़ाई और नौकरी करने जा रहे हैं। जा बाहर सब रहा है।
लोगों ने ये मान लिया है कि अगर बच्चों को पढ़ाई करना है तो उनको बाहर जाना है। लोगों ने मान लिया है कि अगर किसी को रोजी रोजगार करना है तो उसको बाहर जाना है। उसको एक तरीके से ये भाव शून्यता आ गई है। लोगों को ये लग भी नहीं रहा है कि लोग उनके घर के पलायन करके गए हैं। लोग कहते हैं कि काम करने गए हैं, कमाने गए हैं। मतलब अगर कमाना है तो बिहार छोड़कर आपको बाहर जाना है, इसको ध्रुव सत्य मान लिया गया है। तरह जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था की। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। मैं स्वयं यहाँ सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, साइंस कॉलेज से पढ़ा हूँ। हम लोग के समय भी कोई शिक्षा व्यवस्था 1990 के दशक में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आप लोग भी यहाँ रहते हैं, जानते होंगे पहले बिहार में प्रखंड और जिलों के स्तर पर 2-4 विद्यालय, 5 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहाँ पढ़ाई करके लोग आगे बढ़ सकते थे। राज्य के स्तर पर 2-4-5 कॉलेज ऐसा जरूर था जहाँ अगर आपका एडमिशन हो गया, आपने पढ़ाई की तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। पिछले 25-30 सालों में जो ये समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। कई लोगों को लगता है कि बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता, नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये दोनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बंटने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो खिचड़ी तो सिर्फ 6वें-7वें क्लास तक के ही विद्यालय में बंट रहा है। उसके ऊपर जो उच्च विद्यालय है वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? जब आप कहते हैं कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए पढ़ाई बर्बाद है, तो आप मुझे बताइए कि सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा की बदहाली का मुख्य कारण यहाँ ये है कि समाज और सरकार, मैं सिर्फ सरकार को दोषी नहीं बता रहा हूँ, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा कहीं है ही नहीं। शिक्षा और शिक्षण संस्थाएं सरकारी लाभ का बंटवारा बांटने वाले व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। आपका बच्चा भी जब विद्यालय में जाता है, उसको अगर साइकिल का पैसा नहीं मिला, पोशाक का पैसा नहीं मिला, तो जो गार्जियन भी है वो जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करता है। लेकिन वही गार्जियन जब विद्यालय में साल भर अगर गणित के टीचर नहीं है तो पूछने नहीं जाता है कि वहाँ टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। शिक्षकों को बाकी सब काम कराने के लिए रखा है सिवाय पढ़ाने के। उनसे कभी सफाई का काम करवा रहे हैं, कभी स्वच्छ भारत में लगा दिए, कभी शराबबंदी में लगा दिए, कभी इलेक्शन के काम में लगा दिए। जो काम आया शिक्षकों को लगा दो। कभी जनगणना कराने लगे, वो पढ़ा नहीं रहे। हुआ ये है कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के नाम पर सरकार खर्च नहीं कर रही है। करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल इस गरीब बिहार का खर्च हो रहा है पढ़ाई के नाम पर। तीसरी जो सर्वस्पर्शी समस्या लोगों ने बताई वो है किसानों की बदहाली का मामला। बिहार में जो किसान है वो बिल्कुल बदहाल है। क्यों है? उसकी 3 वजह हम लोग को समझ में आ रही है। पहला, आजादी के बाद मुझे लगता है कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। नतीजा ये है कि करीब करीब 1/3 जमीन बिहार में उसका ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। 100 में 60 लोगों के पास यहाँ जमीन है ही नहीं। देश के स्तर पर 100 में 38 परिवारों के पास जमीन नहीं है। बिहार में भूमिहीनता 60% है ग्रामीण क्षेत्रों में। और जिनके पास जमीन बची भी है, जिनके पास थोड़ी जमीन है, वो बचे हुए 40% में 35% लोग ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं या उससे कम की खेती करते हैं। तो वो जो यहाँ पर खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है। खेती का जो मूल स्वरूप है वो खाने का साधन है। सुनते हैं कि गांव में लोग आते हैं, कहते हैं भैया यहाँ रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर लुधियाना जाएंगे। ये बोलचाल की भाषा में लोग बताते हैं। मतलब खेती इसलिए करने आए हैं कि बाल बच्चे का पेट भर जाए और कमाने के लिए मजदूरी करने बाहर जाएंगे। दूसरी जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है खेती की, वो है जल का कुप्रबंधन। ये जो जल संसाधन विभाग है यहाँ, ये यहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्हाइट एलिफेंट, जिसको सफेद हाथी कह लीजिए। जल संसाधन के बारे में जब भी चर्चा होती है बिहार में तो हम लोग बाढ़ की बात करते हैं।
बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन पर बाढ़ का खतरा है, उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन बाकी के 50% जमीन में क्या हो रहा है, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 50% जमीन पर तो बाढ़ का खतरा है, जो बाकी 50% बच गया उसमें आधी जमीन ऐसी है जहां जल जमाव बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे ही आप सीमावर्ती, नेपाल के जो सीमावर्ती जिले हैं, दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, उन जिलों को अगर छोड़िएगा, नीचे आइएगा, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, वहां हर प्रखंड में जल जमाव इतनी बड़ी समस्या है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 500,000 एकड़ जमीन पानी के निकासी के वजह न होने की वजह से 2 फसल के बजाय 1 फसल का ही जमीन रह गया है। और तीसरी यहाँ जो बड़ी समस्या है पानी को लेकर, वो है सूखा और नदियों के रास्ते बदलने से। जितने नेपाल से लगते हुए जिले हैं, करीब करीब नेपाल से 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां बिहार में आती हैं और हर साल वो एक नया रास्ता लेकर आती हैं। ज्यादातर नदियां ऐसी हैं जो हम लोग गांव में वहां चले सीमावर्ती जिलों में, तो देखा कि एक बार नदी इस रास्ते से आई, एक गांव से आई, अगले बार वो दूसरे गांव से चली गई। नतीजा ये हुआ कि जहां पर पिछले नदी चल रही थी, अब वो उपजाऊ जमीन पूरा बालू हो गया, बर्बाद हो गई जमीन। अच्छे खासे खाते पीते परिवार के लोग किसान से मजदूर बन गए। तो ये, और इसके बाद जो सूखे की व्यवस्था, पानी के पटवन की जो व्यवस्था है, जो कि साउथ बिहार में जहां बैठे हुए इन जिलों में ज्यादा समस्या है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित जमीन की मात्रा 11% से कम हो गई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, भूमि सुधार, जल का कुप्रबंधन, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन सब के बावजूद बिहार के किसान जो पैदा कर रहे हैं, उनको अपने फसल के दाम न मिलने की वजह से बिहार में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ये गया का जो एरिया है, यहाँ पर धान की खेती इस पूरे एरिया में होती है, यहाँ से लेकर शाहाबाद तक। धान का आधिकारिक मूल्य है करीब 2100 रुपया। शायद ही कोई ऐसा किसान है, चाहे वो पैक्स से काहे ना जुड़ा हो, जो 1500, 1600, 1700 रुपए से ज्यादा में अपना धान बेचा। अब लोगों को लगता है भाई ये तो पूरे देश में ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को लगता है कि पंजाब हरियाणा में किसान बहुत धनी है। तो एक आंकड़ा दे रहा हूं, पंजाब और हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में करीब करीब 70% धान और 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर वहां के एजेंसियों के द्वारा खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13%, इसको याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बाकी सारा धान जो यहाँ पैदा हुआ पिछले 10 साल में, वो 25 से 30% कम मूल्य पर बेचा गया है। तो ये जो 3 समस्या है, भूमि सुधार, जल का कुप्रबंधन और फसलों का दाम न मिलना, ये वजह है कि बिहार में किसानों की जो हालत है वो बिल्कुल बदतर है। 3 सबसे ज्यादा शब्द हम लोग सुने पदयात्रा के दौरान, वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और सरकारी योजनाओं में, चाहे वो योजना केंद्र की हो कि राज्य की, काटे जाने वाला दलाली का नया शब्द पीसी। ये 3 बातें लोग बताते हैं कि बिहार में हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है। तो जो लालू जी का राज था वो अपराधियों का जंगल राज था। अब गांव-गांव में लोग बता रहे हैं कि जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, सामान्य नागरिक हैं, अधिकारी जो चाहेगा वही होगा। तो अधिकारियों का पूरी व्यवस्था पर एक तरह से कंट्रोल हो गया है। दूसरा जो शब्द हम लोगों ने सुना, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। नीतीश जी की जब सरकार बनी थी 2005 में, तो खुदरा करप्शन में कुछ कमी लोगों को लगा था, लेकिन पिछले 5-7 सालों का अनुभव लोग ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप कोई सरकारी काम करा लें। चाहे आपको जमीन का रसीद कटवाना हो, दाखिल खारिज करवाना हो, जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, FIR करना है, इंदिरा आवास लेना है, अब अनाज के लिए कार्ड बनाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें बिना पैसे के काम हो जाए। इंदिरा आवास में 20 से 25 हजार रुपया लोगों को घूस देना है,
जहां जो सबसे बड़ा शब्द, सबसे ज्यादा जो शब्द हम लोगों ने सुना वो है पीसी। हम 2015 में बिहार में आए थे यहाँ पर नीतीश जी का ही मदद करने, तब ये शब्द हमने सुना नहीं था। अभी जो व्यवस्था है बिहार में, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन सभी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से पैसा जो पीसी काटने का व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया बन गया है। योजना चाहे सरकार, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, अनाज बांटने की योजना है तो 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल पीसी कटेगा। मनरेगा है तो 40 से 50% कटेगा। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें 10% से लेकर 40% तक पीसी नहीं काटा जा रहा है। 3 उद्योग धंधे यहाँ बड़े फल फूल रहे हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार। गांव-गांव में लड़कों के पास रोजगार का ये नया साधन खड़ा हो गया है, जहां शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। और ये सिर्फ गया का बात नहीं है, आप बांका जाइए वही हाल, चंपारण जाइए वही हाल, सुपौल जाइए वही हाल। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां अवैध बालू का खनन बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है। और तीसरा एक और यहाँ माफिया जो नया शुरू हो गया, जिसकी चर्चा कम हो रही है, वो है अनाज माफिया। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है, लोगों को अनाज 4 किलो ही मिल रहा है। ये 20% की जो चोरी हो रही, कहाँ जा रहा है पैसा? ये 20% की चोरी इसलिए हो रही है कि करीब 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा काट कर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। और ज्यादातर जगह पर, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, ज्यादातर जगह पर विधायक महोदय लोग भी 6 से 7 रुपया प्रति क्विंटल अपना हिस्सा इसमें ले रहे हैं। और ये अनाज को जो पैसे में कन्वर्ट करने का सिस्टम है, भाई जो अफसर पैसा ले रहा है, जनप्रतिनिधि पैसा ले रहा है, अनाज तो ले नहीं रहा है। तो ये हर जिले में ये अनाज के नए माफिया पैदा हो गए हैं, जो इस अनाज को एक तरीके से इकट्ठा करते हैं, उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कुछ पैसा अफसर और जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, कुछ खुद का रखते हैं, और फिर उसी अनाज की रिसाइकलिंग करके फिर उसी लाभार्थी को अगले साल, अगले महीने फिर उसी अनाज को बेचा जाता है। ये 3 जो उद्योग फल फूल रहे हैं, शराब माफिया, बालू माफिया और अनाज माफिया, इसको अगर आप छोड़ दें तो कहीं कोई रोजी रोजगार है नहीं। तो ये अभी तक के जो अनुभव हमारे रहे हैं, और अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कीजिए, उसका मैं जवाब अपनी क्षमता बुद्धि के अनुसार देने का प्रयास करूंगा। आखिर आपने क्या सोचा है? आपने क्या सोचा है इसके रोकथाम के लिए? नहीं, उसके रोकथाम के लिए सोचा ही नहीं है। जो सोचा है उसको जमीन पर करके दिखा रहे हैं। अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर पिछले 2 साल से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? लोग यहाँ बता रहे हैं भैया ये सब बात जो आप बता रहे हैं ठीक है, हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग के पास विकल्प नहीं है। तो मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपके पास विकल्प नहीं है। ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को आप वोट देते हैं, इससे अगर निकलना है तो नया दल, नया विकल्प बनाना पड़ेगा। तो अब ये सवाल ये है, यक्ष प्रश्न ये है कि नया दल और विकल्प बनाए कौन? तो हम ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप आइए साथ में, आपकी मैं मदद करता हूं, आप मिलकर दल बनाइए, जनता मिलकर दल बनाए। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, साधन व्यवस्था चुनाव लड़ने की चिंता मत कीजिए, वो चिंता आप प्रशांत किशोर और जन स्वराज की व्यवस्था पर छोड़िए। लेकिन बिहार में अगर आप नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जुड़िए, ताकि आपके और आपके बच्चों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो, और जानने समझने के बाद भी गलत नेताओं को मजबूरी में वोट आपको न देना पड़े। अगर जन स्वराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है। अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जन स्वराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जन स्वराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जन स्वराज समर्थित
निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जन सुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जन सुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जन सुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जन सुराज में गया है। तो भाई पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जन सुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। तो आप तो पत्रकार हैं, आपने कहा कि आप बड़ा चुनाव भी कवर करते हैं, जाते हैं, देखते हैं समाज में वोट कैसे होता है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, गया में भी हुआ है, यहाँ एनडीए के प्रत्याशी मांझी जी जीत कर आए हैं। तो मांझी जी को जितने लोगों ने वोट दिया वो क्या सब उनके जाति के लोग थे? पूरे बिहार में जितने लोगों ने भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया, वो लोग क्या मोदी जी के जाति के लोग हैं? यहाँ पर मुसलमानों ने जो लालू जी के पार्टी को वोट दिया, वो क्या लालू जी के जाति के लोग हैं? मेरे भाई, जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन जाति समाज की एकमात्र सच्चाई नहीं है। 18% मुसलमान आरजेडी को जाति के नाम पर वोट नहीं दे रहा, वो भाजपा के डर से उनको वोट दे रहा है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को, एनडीए को, मांझी जी को उनके जाति के आधार पर वोट नहीं दिया, वो लालू जी के डर से उनको वोट देता है। कुछ समाज का वर्ग ऐसा भी है जो जाति के आधार पर वोट देता है, तो उससे क्या चिंता है? वो देखा जाएगा जब वो होगा। आपके पास ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट है जो सब कुछ बदल कर रख देंगे कुछ ही दिनों में? ठीक है, पहला आपने कहा कि बिहार में अच्छा क्या हुआ। बिल्कुल, लोगों ने जो अच्छी बात है उसको भी बताई। लोगों की समझ से और लोगों ने गांव में देखा, 2 क्षेत्रों में सुधार दिखा है। वो सुधार है सड़क में और बिजली में। राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उसमें निश्चित तौर पर पिछले 10 वर्षों में सुधार हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर हर घर, हर टोले, गांव में बिजली भी पहुंच गई है। और अगर आप जन सुराज की सभाओं में जाएंगे तो वहां पर मैं हाथ उठाकर कहता भी हूँ, कहवाता भी हूँ लोगों से कि भैया नीतीश के राज में अगर आपने बिजली के लिए वोट दिया है तो बिजली घर घर आई है। लेकिन मैंने उसका जिक्र क्यों नहीं किया ये आपको बता देता हूँ। बिजली घर घर आई है, लोग ये मानते हैं, लोगों को उससे खुशी भी है, उसके लिए नीतीश कुमार का धन्यवाद है। लेकिन लोगों को साथ में ये भी लगता है कि ये नई व्यवस्था बनने के बाद बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। गांव-गांव में लोग हम लोग को मिलते हैं जो बताते हैं कि 2000 से लेके 5000, 10,000, 15,000, 50-60 हजार तक के भी लोगों के गलत बिल आ रहे हैं। समस्या सिर्फ गलत बिल आने का नहीं है, एक बार गलत बिल आ जाए तो आप लोक अदालत और डीसीएलआर के ऑफिस का चक्कर लगाते रहिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा, कोई आपको बचाने वाला, सुनने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कटिहार में गोली चल गई, इस पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बिजली पड़े हुए गलत बिजली बिल के नाम पर ही वहां गोली चली, 2-3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। जहां तक सड़कों का सवाल है, जैसा मैंने आपको बताया, नेशनल और स्टेट हाईवे में तो निश्चित तौर पर सुधार हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं वो करीब करीब, चाहे वो पंचायती राज की सड़क हो, ग्रामीण विकास की सड़क हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क हो, उन सड़कों की हालात करीब करीब वही वापस हो गए हैं जो लालू जी के जमाने में होती थी। तो 2 सुधार दिखा। आपने कहा कि आपके दल का कोई कौन मुख्यमंत्री होगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर का ना कोई दल है ना होगा। जो 2 अक्टूबर को दल बन रहा है उसको बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं, और उसके नेता प्रशांत किशोर न है न होंगे। जो लोग दल बना रहे हैं, तो 2 अक्टूबर को आपको, मीडिया को और पूरी जनता को पता चलेगा कि उस दल का नेता कौन हुआ। और जो लोग नेता चुनकर आएंगे वो साथ में बैठकर आगे तय करेंगे आने वाले महीनों में
कि भाई दल का कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन होगा। सर, बिहार में बहुत सारी समस्याओं को गिनवाए आप जी। आपकी सरकार अगर आती है तो इन समस्याओं को कैसे निदान करेंगे और कैसे ये बताएंगे कि मेरी सरकार आएगी तो करप्शन नहीं होगा? देखिए, जो मैंने पूरी पदयात्रा के दौरान बताया है कि जन स्वराज की जब पदयात्रा खत्म होगी तो एक दल बनेगा ताकि विकल्प के अभाव में लोग मजबूरी में गलत नेताओं को, दलों को वोट ना दें। लेकिन पदयात्रा का दूसरा एक और लक्ष्य भी है, जो संकल्प है कि बिहार को अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जो पूरा ब्लूप्रिंट है, विजन डॉक्यूमेंट है, उसको भी जारी किया जाएगा। सिर्फ पूरे बिहार का नहीं, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग, इसको याद रखिए, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग अगले 10 वर्ष का योजना बनाकर जारी किए करेंगे। आप ये देख पाएंगे कि आपके गांव पंचायत के लिए जन स्वराज की क्या योजना है, ताकि आपके गांव पंचायत में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा किए कैसे जाएंगे, और हर पंचायत में खेती करने वाले लोगों को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती के दिशा में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। आपने कहा आपके पास क्या विजन है, तो पूरा विजन तो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ बताएंगे, 2 घंटा लगेगा। लेकिन एक बात आपको बताते हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कहते हैं लोग, भैया आप कैसे पलायन रोक दीजिएगा। ये सबसे बड़ा बिहार का दंश है, एक तरह से कोड है बिहार के समाज का। हम आपको बता रहे हैं कि पलायन को कैसे रोका जाएगा। बिहार में पलायन की सबसे जो समस्या है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ से लोगों के श्रम के पलायन के पीछे पूंजी और बुद्धि का पलायन है। यहाँ से आप जो लोग बाहर जाते हैं उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, इतने लोग बाहर गए, इतने लोग मजदूरी करने गए, लेकिन पूरे बिहार में कहीं आपने न चर्चा की, न सुनी, न बात करी कि पिछले 30 वर्ष में बिहार में पूंजी का जो पलायन हुआ है, बाहर की पूंजी के बाद छोड़ दीजिए, बिहार के बैंक, बिहार में जो बैंक काम करते हैं, वो पिछले 30 वर्ष में उन्होंने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको याद रखिए, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में काम करने वाले बैंकों ने यहाँ से पैसा ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है, ये बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा नहीं है। जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में यहाँ पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया, और सीडी रेशियो जो ऋण और का अनुपात है, क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है, वो देश का स्तर है 70%। मतलब अगर 4,61,000 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा हुआ, तो बिहार के लड़कों को, बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए 2,80,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहाँ गया? ये बाकी पैसा गया गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। इन राज्यों में सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। मतलब अगर आंध्र प्रदेश के लोगों ने आंध्र प्रदेश के बैंकों में 100 रुपया जमा किया, तो वहां के बैंकों ने 105 रुपया ऋण के तौर पर लोगों को दिया। बिहार में लोगों ने 100 रुपया जमा किया, तो हम लोग को 40 रुपया मिला। नतीजा क्या हो रहा है, इसका आपको उदाहरण देके बताते हैं। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं जिसको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है और आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पर गया में एक सैलून खोलें। सैलून खोलने का खर्चा 1 लाख रुपया है, तो आप बैंक में जाएंगे कि हमको अगर 80,000 लोन मिल जाए तो मैं 1 लाख रुपया में सैलून खोल लूंगा, 4-5 आदमी को रोजगार भी दूंगा और आप अपना भरण पोषण भी परिवार का कर पाएंगे। लेकिन जो बैंकों से लोन नहीं मिला, तो आप 20,000 का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 5,000 रुपया किसी दलाल को देंगे जो बॉम्बे आपको ले जाकर नौकरी करवाएगा। 2-4-5 हजार रुपया ट्रेन का टिकट में बर्बाद करेंगे और 5,000 रुपया बॉम्बे में जाकर खोली का किराया भरेंगे। तो बाल काटने आपको आता है, अगर पूंजी की व्यवस्था यहाँ होती तो आप यहाँ सैलून चलाते, छोटे उद्यमी होते, एंटरप्रेन्योर होते, काम करते, 2 लोगों को रोजगार देते। लेकिन पूंजी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वही युवा जिसको बाल काटने आ रहा है, वो बॉम्बे में जाकर
किसी सैलून में मजदूर बनकर काम कर रहा है। तो बिहार जो जन स्वराज का मंत्र है उसको आप समझिए कि पलायन को अगर रोकना है तो सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकना है, और अगर पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बुद्धि के पलायन का उदाहरण सुनिए। अभी बेगूसराय के जिले में एक वहां के बहुत बड़े व्यक्ति उनके बेटी बिहार में बहुत कम जगह पर है, उनके पति हैं वो भी कार्डियोलॉजी में लोगों की रंगदारी बदमाशी और पैसा वसूली के चक्कर में अभी 4 दिन पहले आप इसको बेचकर छोड़कर जा रहे हैं कानपुर में, लखनऊ में नौकरी करेंगे। ये दुकान बंद किया और तो नहीं रोक सकता है। तो जन स्वराज को का जो विजन है कि बिहार में पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि के पलायन को रोका जा सकता है, और जिस दिन बुद्धि का पलायन रुका वहां अपने आप यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगेगा।